अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। आलमी हालात हाज़रा। तो आलमी हालात हाज़रा में बहुत ज़्यादा हलचल है और समझ जाइए कि वर्ल्ड जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब है और एक लिहाज से समझिए कि टर्निंग पॉइंट पे है। बल्कि ये आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड जो है 80 साल पीछे जाने की तरफ गामजन है। यानी 19वीं सदी में जो हालात थे वही हालात लौट करके आ रहे हैं। 20वीं सदी में दो जंग लड़ने के बाद जो लोग सीखे थे कि लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक हम लोग आपस में बैठ करके कायदा कानून बना लेते हैं और सब लोग उसी कायदा कानून के तहत काम करेंगे तो लड़ाई झगड़े से जो है गुरेज हो जाए, बच जाएंगे, तो फिर सब लोग तरक्की करेंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को मज़े लेंगे। लेकिन एक आदमी ऐसा आया है अमेरिका में जो ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को तबाह बर्बाद कर देना चाहता है और ये 19वीं सदी में जाकर के फेंक देना चाह रहा है। उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो गुरूर के नशे में मस्त हाथी के मानिंद तमाम कायदा कानून को रौंदता चला जा रहा है और कोई उसे लगाम देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो क्या हुआ मामला, आप देखिए कि मैं आपको बताता हूं। और ये चीज जो है रशिया और चाइना इसके लिए समझिए कि दस्तरखान बिछा करके दे रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप अपना फ़ायदा नहीं कर रहा है, बल्कि एक लिहाज से देखा जाए तो ये चाइना का फ़ायदा हो रहा है और रशिया का फ़ायदा हो रहा है। तो ये मैं आज जो है आप लोगों को इस पे बात करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की हरकत से चाइना को क्या फ़ायदा हो रहा है, रशिया को क्या फ़ायदा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि वेनेजुएला के सदर को हड़पने के बाद लोग ये मानने लगे हैं कि नहीं, कोई मल्टी पावर वर्ल्ड नहीं है, ये यूनिपोलर है और जैसे अमेरिका 1990 से है सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ वैसे ही बरकरार है। तो ये बात गलत है, ये बात समझ लीजिए। अमेरिका तेजी के साथ जवाल की तरफ गामजन है। अब हम लोग जो ये बात कहते हैं और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, कोई मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है, यूनिपोलर वर्ल्ड अमेरिका है, उसके लिए उन लोगों के पास कल एक और बड़ा सबूत जो है मिल गया। तो वो लोग और जो है समझिए कि नज़रियाती लिहाज से हम लोगों पे चढ़ दौड़े। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ भी कर ले, जब ज़वाल का आगाज़ हो जाता है तो फिर हो जाता है और हर कमाल को ज़वाल है, इस तरह। तो कल जो एक बड़ा मामला हुआ है मैं आपको बताऊं कि रशिया के शिप को अमेरिका ने कब्जा में ले लिया है। कैन यू बिलीव इट? जबकि रशिया पूरी तरह उसको बचाने की कोशिश भी कर रहा था, सबमरीन भेज दिया था, फिर भी अमेरिका ने उसको जो है पकड़ लिया। तो ये मामला ऐसा हुआ था कि आपको मैं बताऊं कि एक जो है रशिया का जो है शिप है, या कहीं का भी शिप है, ईरान का है या किसका है, उसको समझिए कि वेनेजुएला से जो है तेल वगैरह ले रहा था। अब ईरान भी तेल से माला माल है, वेनेजुएला भी तेल से माला माल है, लेकिन आप समझ जाइए कि तेल में भी बहुत सारे जो है क्वालिटी होते हैं। तो आपकी किस तरह की क्वालिटी की ज़रूरत है, इनको किस तरह, जैसे आम है तो आम तो भाई आप कह सकते हैं कि इंडिया में भी आम होता है, पाकिस्तान में भी आम होता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से ख़रीदते हैं। हो सकता है कि जो है पाकिस्तान में लंगड़ा आम होता हो और इंडिया में चौसा आम होता हो। अब कुछ लोगों को चौसा आम पसंद है तो पाकिस्तान से मंगाएगा, किसी को जो है लंगड़ा आम पसंद है तो इंडिया से पाकिस्तान जाएगा। ये मैं समझाने के लिए बताया। तो इसी तरह ऑयल में भी क्वालिटीज़ होते हैं, तो कुछ क्वालिटी जो है ईरान में है, कुछ क्वालिटी जो है वेनेजुएला में है। अब जो वेनेजुएला में है वो ईरान में नहीं है, वो जो ईरान में है वो वेनेजुएला में नहीं है। तो ये समझ जाइए कि ये लोग भी मंगाते, सऊदी अरब भी तेल खरीदता है, ये बात समझ लीजिए। एक तो ये बात है। तो अब यहाँ पर एक शिप आ रहे थे, यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि नेवल ब्लॉकेट लगा दिया था अमेरिका ने, उसके बाद जो है वो हमला करके निकोलस मैडुरो को ही ले गया। तो अब यहाँ से ये शिप भाग गए कि यहाँ तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अमेरिकन नेवी जो है पीछा कर रही थी हर एक शिप वगैरह को, ख़ास तौर से
जिस ऑयल वगैरह पे या शिप पे जो सैंक्शन लगा हुआ है, तो ये भाग करके यहाँ इधर आ गए। अमेरिका पीछा करता रहा। इन लोगों ने बीच में रास्ते में क्या किया कि शिप वगैरह को डेंटिंग पेंटिंग वगैरह कर दिया और जो है फ्लैग जो है रशिया का लगा दिया कि रशिया का लगाएंगे तो फिर अमेरिका जो है उसको टच नहीं करेगा। लेकिन फिर भी पीछा करता रहा अमेरिका। फिर ये जो है ले करके भागते रहे इधर। और फिर रशिया ने उसको बचाने के लिए अपना सबमरीन भी भेज दिया कि भाई ये देख करके जो है अमेरिकन नेवी पीछे हट जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, पकड़ो तो पकड़ो। बिल आखिरी आइसलैंड के पास जाकर के कल पकड़ लिया। अब वो जो है बिल्कुल वैसे अंदाज में जैसे हौसियों ने जो है वो एक जहाज को किया था, हेलीकॉप्टर से नीचे उतर करके पूरा वैसे ही पूरा ही है। अब क्रू मेंबर ये सब को जो है वो समझे कि यूनाइटेड किंगडम ले आया गया है। अब रशिया जो है आंख बगोला है, लेकिन करे क्या? अगर ज़्यादा जो है उलझता है अमेरिका से तो यूक्रेन मसले में अमेरिका इधर आ जाएगा, और नहीं करता है तो उसको जो है गैरत पे सवाल होगा। तो अभी देखिए कि जो है व्लादिमीर पुतिन क्या करता है। एक तो ये मामला हो गया अमेरिका पावर का। देखिए दूसरा पावर यह है कि अब अमेरिका खुल के कह रहा है कि वो ड्रग कार्टेल वगैरह ये सब जाने दो, ऑयल हमें चाहिए वेनेजुला का। और यूनाइटेड नेशन में जो पूरी जो गुफ्तगू हुई है 2.5 घंटे के करीब, तो आप सुनेंगे कोई भी जो है खुल करके कंडेम नहीं कर पाया है अमेरिका का, इस लिहाज से कि हम जो है इसके बदला लेंगे, ये सब कुछ नहीं, बस कंडेम किया। अब वो खुल करके कहने लगा है कि देखिए वेनेजुला का ऑयल चाहिए हमें। और ऑयल कैसे चाहिए कि अब यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारी इजाज़त के बगैर वो तेल नहीं बेच सकते। सारे तेल जो है यहाँ आएंगे और यहाँ से हम जिसको चाहेंगे बेचेंगे। जो चाहेगा वेनेजुला का तेल खरीद लेगा, ये नहीं। बायर कौन होगा वो हम तय करेंगे, यानी चाइना नहीं खरीदेगा, हम तय करेंगे। उसके बाद जो पैसा आएगा उसमें हम कितना रखेंगे और वेनेजुला को कितना देंगे ये हम तय करेंगे। और ये कब तक करेंगे? जब तक हमारा दिल चाहेगा। अब ये देख, दलील क्या है? दलील ये है कि हम जो है वेनेजुला में जो सबसे ज़्यादा दुनिया का तेल ऑयल रिजर्व है, मैं उसको दुश्मन के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। क्योंकि वेनेजुला जो है वो रशिया को बेचता है, फिर जो है वो चाइना को बेचता है, वो ईरान को बेचता है, जो हमारे दुश्मन हैं। तो हम तो अपने दुश्मन के लिए ये जो तेल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बस इतनी बात काफ़ी है। तो ये 2 मामला हो गया। तीसरा मामला, ग्रीनलैंड हमें चाहिए तो चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब ये यूरोप वाले कुछ भी बोलते रहे, डेनमार्क कुछ भी बोलते रहे, ये जॉइंट स्टेटमेंट कुछ भी निकालते रहे, बस ये है कि तुम बेच दो हमसे तो बहुत अच्छा, तुमको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो फिर हम यहाँ पर रेफरेंडम करा देंगे, नहीं तो हम मिलिट्री आखिरी ऑप्शन के तौर पर मिलिट्री लेके पहुँच जाएंगे। अब ये इतना बड़ा ग्रीनलैंड है कि समझिए कि कई एकड़ एक आदमी के हिस्से में है। सिर्फ 57,000 आदमी है और रकबा कितना बड़ा है समझ जाइए। तो कौन डिफेंड कर पाएगा इसको? यूरोप डिफेंड कर पाएगा? यूरोप का तो डिफेंड अमेरिका करता है, अमेरिका क्या यूरोप क्या अमेरिका से डिफेंड करेगा? तो ये है कि बस दुनिया ऐसी तरफ आ रही है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसका भैंस। तो ये यहाँ पर जो है ये बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। तो और कल मैं आप लोगों को बताया था कि यूरोप वाले जो है कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो ध्यान भटकाने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो कोalition बना रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने और के स्टारमर ने, दोनों ने साइन किया है यूक्रेन से कि अगर आपका समझौता हो जाता है रशिया के साथ, तो फिर दोबारा रशिया हमला ना करे फ्यूचर में, इसकी गारंटी के लिए हम अपनी फौज भेजेंगे आपके यहाँ गारंटर के तौर पर। ये देखिए, अपना जो है यूरोप का मुल्क बचा नहीं पा रहे हैं, यूक्रेन को बचाने की फिक्र हो रही है। तो 35 के करीब ममालिक यहाँ पर जो है आए हुए थे, और फिर जो है उसमें मतलब बेशतर तो यूरोपियन यूनियन वाले थे, बाकी अमेरिका वगैरह भी था, कनाडा भी था। अमेरिका का जो है वो स्टीव विटकॉफ था, और उसका दामाद डोनाल्ड ट्रंप का जो है जैरेड कुशनर वगैरह था, सब था। तो यहाँ पर जो बात हुई है, तो जैरेड कुशनर ने कहा कि एक मसला तो हल हुआ, जो सिक्योरिटी गारंटी वाला था वो हल हो गया, कि चलो फ्रांस और यूके ने ले लिया है कि ठीक है हम अपनी फ़ौज भेज देंगे। लेकिन यह है कि ज़ेलेंस्की कह रहा है कि नहीं, इतना में मज़ा नहीं आ रहा मुझे। तो क्या चाहिए तुमको?
जैसे बच्चे जो है नाराज होते हैं, हमें अमेरिका की गारंटी चाहिए। अरे गारंटी हम भी तो दे रहे हैं तुमको, नहीं, कांग्रेस से गारंटी दिलाइए, क्योंकि प्रेसिडेंट तो आते जाता रहता है, कांग्रेस जो है वो मुस्तकिल इदारा, वहां से जो कानून बना दीजिए। तब कहा ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं। तो स्टीव विटकॉफ का कहना यह था कि दो प्रॉब्लम है, एक तो सिक्योरिटी गारंटी कौन देगा, तो इसमें जो है आधा मामला हल हो गया कि फ्रांस और यूके देने के लिए तैयार है, और भी लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे। और दूसरा ये है कि वो जो है इलाका जो रशिया मांग रहा वो उसको लेकर के है। तो अब अगर ये है कि रशिया ये बात मान जाता है कि ठीक है गारंटर के तौर पर फ्रांस और यूके आ जाता है, तो हो सकता है कि ये इलाका डॉनबास वाला यूक्रेन छोड़ दे, तो बात बन जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इधर जो है पूरे आबोताब के साथ जो है धांधली कर रहा है, वेनेजुला को हड़प लिया है, तो या ग्रीनलैंड को हड़पने की बात कर रहा है, तो अभी कुबा पे हमला करने की बात कर रहा है। अब वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है। अभी देखिए कोलंबिया को धमकाया था परसों तरसों, और कल ये फ़ोन पे बात कर लिया, आज बड़ी बड़ी तारीफ़ें कर रहा है। अगर आके आओ बताओ कैसे जगह ड्रग कार्टेल वगैरह को कैसे जगह कंट्रोल करना है ये वो, क्योंकि कोलंबिया से कुछ मिलना नहीं उसको, वेनेजुला से तेल मिलना था, इस लिहाज से उसके लिए लड़ाई कर रहा था। वेनेजुला का निकोलस मैडुरो अमेरिका से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार था, और अमेरिका इल्ज़ाम लगाता कि नहीं ये बात नहीं करता था, जबकि मामला क्या था, मामला यह था कि अमेरिका कह रहा था जो मुतालबा मान कर रहा था वो जो है वेनेजुला देने के लिए तैयार नहीं था। और वो कह रहा था वेनेजुला वाला निकोलस मैडुरो कि तुम्हारे जो कंसर्न हैं, तुम दुनिया के सामने जो पेश करते हो उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो ऊपर ऊपर कुछ और बोलते हो, अंदर से कुछ और करते हो। ऊपर से तो बोलते हो कि ड्रग कार्टेल का इशू है जिसकी वजह से वेनेजुला को कंट्रोल करना जरूरी है, तो उस पर तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, तुम्हारा कॉपरेट करने के लिए तैयार है। बोलो किसको मारना है, किसको पीटना, किसको घेराव करना है, तुम्हारे यहाँ एक जो है दवा के जो है गोली नहीं जाएगी, बोलो। लेकिन वो कहता था नहीं, बात ये करो कि तुम्हारा तेल जो है वो तुम रशिया को नहीं बेचोगे, तुम ईरान को नहीं बेचोगे, तुम चाइना को नहीं बेचोगे। कहा अरे भाई आप तो हमारे ऊपर जो है 930 के करीब जो है सैंक्शन लगाए हुए हैं, तो हम जो है बेचें तो बेचा कहाँ? इंडिया को मना किए हुए हैं, यूरोप को मना किए हुए हैं, सबको तो मना किए हुए हैं कि इसका तेल कोई खरीदेगा नहीं। दो चार डेयरिंग बाज है वो हमसे खरीदता है और कह रहे कि तुम उससे ना बेचो। तो 90% दुनिया तो आपके डर की वजह से मुझसे सौदा नहीं करना चाहती है, और जो 10% हमसे करना चाहते हैं उससे आप कहते हैं कि तुमको उससे नहीं बेचना, तो फिर हम बेचेंगे किससे? तो तेल लेके करेंगे क्या? तो ये प्रॉब्लम था। तो इस लिहाज से जो है डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी मैं आप लोगों को बता दिया। कल एक और दादागिरी बताता हूं मैं आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मजाक उड़ा दिया। कह रहा है ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे सामने ऐसे ऐसे बातें करता है। वो ऐसे नाटक कर रहा था कि आपको शर्म आएगी कि जोकर टाइप का आदमी। इमैनुअल मैक्रोन का मजाक उड़ा रहा था कि किस तरह ये लोग हमारे सामने आते तो खुशामद करते हैं। तो अमेरिका जो है इंडिया पे भी जो है वो लगा हुआ कि हमारे जो है हुक्म के बगैर तुम जो है कैसे रशिया से जो है तेल खरीदे जा रहे हो, जबकि हम मना कर रहे हैं, टैरिफ भी लगा रहे हैं, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो। इंडिया कहता है कि हम धीरे धीरे कम तो कर रहे हैं ना, लेकिन आप टैरिफ तो हटाइए, कि नहीं पूरा बंद करो। तो ये तो सूरत हाल हो गई। अब यह है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, चलिए एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पे जो है यमन में जो समझे कि यूई का जो ग्रुप था उसका जो है जुबैदी नाम था। तो सऊदी अरब में पहले तो दो हिस्सों में बटा हुआ था, इधर हौसी है, इधर जो है सऊदी, और ये सारे लोग थे। फिर इसमें भी डिवाइड हो गया, सऊदी का इन्फ्लुएंस ऊपर था और नीचे जो है यूएई के इन्फ्लुएंस वाला था। यूएई वाले ने देखा कि हमारा गुरु जी जीत रहा है ग्रेटर इजराइल की तरह, तो हम भी थोड़ा सा इसमें हाथ मार देते हैं। लेकिन जैसे ही हाथ मारा वैसे ही सऊदी को गुस्सा आ गया, उसने भी बमबारी वगैरह शुरू कर दिया। तो अब यह है कि ये लोग डायरेक्ट जो है आज़ाद मुल्की के जो ख्वाब देखने लगे। कहाँ ये लोग जो है दोनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये तीसरा मुल्क बनाने की बात करने लगा। तो सऊदी अरब को गुस्सा आया, तो जो है अटैक वटैक किया सारी चीज़। अब इसके बाद क्या था कि 6 तारीख को यहाँ के नुमाइंदे को रियाद जाना था बातचीत करने के लिए। तो सारा डेलीगेशन चला गया, लेकिन वो जुबैदी साहब जो हैं वो नहीं गए।
तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि अरे मैन आदमी ही नहीं आया जो अदन का असल में जब पोर्ट का संभाले हुआ है। तो पता चला कि वो डर करके भाग गया, उसको डर लगा कि सऊदी जाएंगे तो कहीं गिरफ्तार न कर ले, और भाग करके वो चला गया कहाँ, यहाँ सोमालीलैंड। और यहाँ से फिर जब मोगाडिशु आया, यहाँ से फिर वो यूएई चला गया पनाह लेने के लिए गुरुजी के पास। तो ये अजीब व गरीब मामला हुआ है। तो ये जो बहुत आगे बढ़ रहा था यूएई, तो उसको जो है सऊदी अरब ने अपना थोड़ा तेवर दिखाया है, तो वो जो है घर बार छोड़ छाड़ के भाग गया है। तो जिस तरह बशार असद भाग गया था किसके पास, व्लादिमीर पुतिन के पास, इसी तरह से जो है जुबैदी साहब भाग करके चले गए हैं मोहम्मद बिन जायद नहयान के पास। तो ये जो है थोड़ा सा ये हुआ। तो ये समझ जाइए कि यहाँ पर जो है वो पूरा घेराव करना चाह रहा था, इजराइल और सोमालीलैंड और ये साउदर्न अदन और यूएई, इसका चारों का गठजोड़ है, समझ जाइए। तो इस तरह घेराव करना चाहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कामयाब नहीं हुआ है। देखिए, तो अब ये सब देख करके जो है इधर सऊदी अरब भी जो है तुर्की से जो है ताल्लुक़ को सवार किया है, फिर इससे जो है सोमालिया से कर रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है। देखिए, अब मैं आप लोगों को वो सवाल लेता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको पहले जल जजीरा दिखा देता हूँ, फिर थोड़ा टेक्निकल बात करेंगे। ये देखिए, ये तेल का है। यूएस टू डिक्टेट डिसीजन टू वेनेजुला कंट्रोल ऑयल सेल्स इनडेफिनेटली। तो यूएस टू डिक्टेट, वो डिक्टेट करेगा डिसीजन के लिए वेनेजुला को कंट्रोल ऑयल सेल। ऑयल सेल को किसको बेचना है ये मैं तय करूंगा, और इनडेफिनेटली कब तक ये नहीं, ये मत पूछो, बस चलते रहो। ये देखिए, सऊदी लेड कोलिशन से एसटीसी साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल अल जुबैदी फ्लेड टू यूएई वाया सोमालीलैंड। तो ये भाग गया बेचारा, बैकफायर कर गया। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प यूएस विथड्रॉ फ्रॉम डजन ऑफ यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से निकल गया है, जिसमें से 31 तो यूनाइटेड नेशन का था और 35 जो है वो इंडिपेंडेंट था। तो ये धीरे धीरे जो है वर्ल्ड ऑर्डर को कोलैप्स करना चाहता है। अब ये सब देखिए, बोली वचन तो दिया है लेकिन कोई काम का नहीं है। ग्रीनलैंड एलाइज वॉर एक्शन इफ ट्रम्प मूव्स टू सीज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। उसने कहा कि हम जो है कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। इमैनुअल मैक्रोन गया हुआ था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए, अब जो है मैं थोड़ा आप लोगों को इस पर जो है आते हैं। मेरा सवाल पहला क्या था? सवाल ये था कि ये सब जो दादागिरी कर रहा है, कायदा कानून का उल्लंघन करते हुए जो है जो आ रहा है, अब तेल की तो बात ही नहीं थी वेनेजुएला में, वो तो ज़बरदस्ती कर रहा है, एकदम पागलपन है। ग्रीनलैंड पे तो उसका कोई हक ही नहीं बनता, लेकिन बिल्कुल पागलपन है, एकदम जो है दुनिया का थानेदार बन गया है, पुलिस बन गया है, वो भी अनजस्ट पुलिस। तो अब ये रशिया चाइना को क्या कैसे जो है मदद कर रहा है? तो देखिए, असल में जो 80 साल से जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये आम तौर से पूरी दुनिया में जो कबूलियत हुई, दोनों ने पेश किया। अमेरिका ने भी अपना एक नज़रिया पेश किया और यूएसएसआर ने भी पेश किया, लेकिन कबूलियत आम जो हुई वो समझिए कि वेस्ट के जो है नज़रिए को कबूलियत हुई, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उसमें डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, वुमेन राइट्स है, ये फलां ढका, ये सारी चीज़ें। और जो है यूएसएसआर वाला कम्युनिज्म वाला जो है वो धीरे धीरे फेल हो गया, यहाँ तक कि खुद ही बिखर गया 15 हिस्सों में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है रस्साकशी तो शुरू हुई, लेकिन लोगों को इनका नज़रिया पेश अच्छा लगा और इनका नहीं लगा। घरचित जानने वाले जानते थे कि इसमें भी खराबी है, इसमें भी खराबी है, लेकिन लोग इनकी चिकनी चुपटी बातों में आ गए और इसको रिजेक्ट कर दिए। तो ये तो पहले ही हार गया। अब इनके हिसाब से मामला चल रहा था। तो इनके हिसाब में मामला ये था कि इंटरनेशनल कवानीन होने चाहिए, यूनाइटेड नेशन इदारा होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, और हर आदमी अपने अपने हुदूद क़ुयूद में रहें, और तमाम ममालिक आज़ाद होंगे, उनकी अपनी एक बाउंड्री होगी, उसको कोई उल्लंघन नहीं करेगा, ये सारे कायदा कानून, और तिजारत के जो है आज़ादी होगी। और फिर जो नेविगेशन का पूरा सिस्टम था कि कहाँ पर समुद्री हुदूद किसके रहेंगे, तो हर एक मुल्क के बॉर्डर से कितने दूर तक आपका रहेगा, उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर वार शुरू हो जाएगा।
ये सारा कायदा कानून जो है ये समझे यूरोप वाले और अमेरिका ने मिल करके बनाए थे, और लोगों को अच्छा भी लगा था तो वो उधर आए थे। अब ये चीज़ जो है, ये वर्ल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर जो है, ये चाइना और रशिया को, कम्युनिज्म वालों को पसंद नहीं था। फिर भी यह है कि आलमी दबाव के तहत उनको मानना पड़ रहा था। अब रशिया को गर्चे जो है ख़राब लगता है कि अज़रबैजान कैसे निकल गया हमारे हाथ से, आर्मीनिया कैसे निकल गया, जॉर्जिया कैसे निकल गया, यूक्रेन कैसे निकल गया, ये सब जो एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये सब कैसे निकल गया, ये किसी सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान वगैरह कैसे निकल गया। लेकिन वो बेचारा मजबूर है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है अमेरिका जो है गारंटर है, जो आलमी कवानीन है दुनिया में एक लिहाज से, तो कुछ नहीं कर पा रहा है। इधर चाइना है, वो ताइवान को हड़पना चाह रहा है, अरुणाचल को लेना चाह रहा है, और कोई जो है साउथ चाइना सी में पूरा जो है कब्जा करना चाहता है, फिलीपीन को हड़काना चाहता है। लेकिन अमेरिका की वजह से जो है ये है कि अमेरिका ये निज़ाम को लेके चल रहा है और उसका जो है सब लोग साथ दे रहे हैं। जहाँ कोई कुछ करता, आप जैसे देखिए कि इराक ने हमला कर दिया किस पे, कुवैत पे 1991 में, सारे लोग मिलकर के आ गए और जो कुवैत को आज़ाद करा दिए। तो इस तरह से जो है ये लोग तो चाहते ही हैं कि नहीं ये कायदा कानून नहीं हो, हर का अपना अपना इलाका हो और अपने अपने हिसाब से काम करो। लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, इस तरह जंग हो जाती है फिर, और बढ़ते बढ़ते जंग हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तुम्हारे सामने है, तो उससे रोकने के लिए सब लोग कायदा कानून में रहो। हाँ, बेवकूफ़ बना करके मारना तो मारो, ठीक है, लेकिन नंगापन पे मत आ जाओ। इराक को बर्बाद करना है तो बोलो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये जो है लीबिया को ख़त्म करना है तो बोलो कि ये डेमोक्रेसी खतरा है। लेकिन बिल्कुल ही जो है डायरेक्ट जाकर के हमला कर दो, मेरे पास ताकत है, मैं ले लूँगा ग्रीनलैंड को। तो अब ये बताइए कि अगर जो है ये जो 80 साल से बेहतरीन से कायदा कानून ये वेस्ट वालों ने मिल के बनाया था, और इसमें यकीनी बात है बनाने में, चलाने में खर्च होता है, और ये सारा खर्चा जो है वो अमेरिका बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन ये था कि उस पर जो है सुपर पावर का ताज उसके सर पे था, लोग उसकी बात मानते थे। तो अब ये खुद ही उसको जो है तोड़ रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो ये चाइना के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही कि अगर तुम जो है यहाँ पे ग्रीनलैंड को कब्जाओगे, अगर तुम जो है वेनेजुएला को अपने इलाके में कब्जाओगे, तो कोई तो नहीं आएगा यहाँ पर लड़ने के लिए। कौन आ सकता है? रशिया की हिम्मत नहीं है कि यहाँ आ जाए यार, यहाँ पर आकर के आपसे लड़ाई करे। चाइना भी इतनी दूर आकर के कैसे लड़ पाएगा? तो ठीक है, आप पड़ोसी को सताते हैं, कब्जा करना है, आप कनाडा को कब्जा कर लीजिए, आप मैक्सिको कर लीजिए, वेनेजुएला कर लीजिए, ग्रीनलैंड को कौन रोकने जा रहा? लेकिन ये करने से फिर हमें भी तो मौका मिल जाएगा ताइवान को हड़पने का, हांगकांग को लेने का, अरुणाचल को लेने का, इसको लेने का, उसको लेने का। तो फिर रशिया भी कहेगा तो फिर मैं अगर यूक्रेन में कर रहा हूं तो गलत कैसे कर रहा हूं मोरली? अगर कल होकर के मैं जो है दूसरे को लूंगा, कजाकिस्तान को, तो आपको कैसे पर खराब लगेगा? अगर ये जो ग्रीनलैंड आपके जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम है, तो हमारे लिहाज से भी कजाकिस्तान बहुत अहम है। तो ये इस तरह से जो है इन लोगों को हाथ में लड्डू दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। बात समझ में आई? तो इस लिहाज से आप समझिए कि किसका ज्यादा फायदा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तो पूरी दुनिया बात ही मान रही थी, तो ग्रीनलैंड को ले लेगा तो क्या हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ जो है अमेरिका है, और ये बात गलत है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये है वो है, सब बकवास। तो ये बात गलत है। आप समझ जाइए कि अमेरिका जवाल की तरफ जो है गामजन है। एक वक्त वो था 1990 से 2000 के दहाई 2008 तक, समझ जाइए कि अमेरिका हर लिहाज से सुपर पावर था, मिलिट्री माइट के लिहाज से भी, इकोनॉमिकल हाइट्स के लिहाज से भी, और सोशल वेलफेयर के लिहाज से भी, और जो है मकबूलियत के लिहाज से भी। 2001 वगैरह में जब जो वर्ल्ड ट्रेड पे हमला हुआ है, और फिर जो लोग उसको जो है साथ दिए हैं, तो सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ कोई चू नहीं कर सकता था, उसका खड़ा नहीं हो सकता था, एरोगेंट। लेकिन अब जो है आप देखिए कि वो मामला नहीं है। अब मिलिट्री माइट तो है, लेकिन इकोनॉमिकल माइट चाइना के पास। ये कर्जदार है और ये कर्ज बांटने वाला है। आप समझ जाइए कि ये अगर सामान ना बेचे अमेरिका को, तो अमेरिका हिल जाएगा।
तो इस लिहाज से आप समझिए कि इकोनॉमिकल तरक्की में चाइना बहुत आगे निकल गया है और अमेरिका कर्जदार होता चला गया है, कर्जदार होता चला गया। दूसरी बात यह है कि मिलिट्री माइट में भी मैं बताया था कि जो है वो एरियल सुप्रीमेसी जो है वो अमेरिका की है और नेवी की ताकत है उसके पास 2, लेकिन ग्राउंड बूट की जो है ताकत उसके पास नहीं है। अब उसके फौजियों में लड़ने की बिल्कुल ही सलाहियत नहीं। कुछ स्पेशल फोर्सेस हैं, अभी डेल्टा वगैरह जाकर के जो है उठा के ले आए, वो अलग है, वो तो 400 2000 4000 होते हैं। ओवरऑल जो फौज में है तो आप देखेंगे कि उनको लड़ने की सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि ऐश की वजह से जो है वो आदमी बेहोश हो जा रहा है। इसके बरक्स आप चाइना वगैरह के जो है फोर्स देखेंगे तो बूट ऑन द ग्राउंड बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। इंडिया के भी फौज में बहुत ताकत है, पाकिस्तान की भी फौज में बूट में बहुत ताकत है। तो इस लिहाज से एक तो समझिए कि कमज़ोर हो गया एक कड़ी, लेकिन टेक्नोलॉजी की ताकत है, अभी नेवी की ताकत है, तो इस लिहाज से। लेकिन इतनी बड़ी फौज को चलाने के लिए पैसा दरकार होता है। अब पैसा के फ्लो है नहीं उसके पास, कर्जा पे कर्जा लिए जा रहे हैं, कर्जा पे। और मायाशी लिहाज से समझिए कि चाइना जो है डॉलर को खोखला करता जा रहा, खोखला करता जा रहा। वो हर जगह जा रहा है कि भाई हमसे कर्ज ले लो, तुमको ज़रूरत है, हम पोर्ट बना देंगे, हम रोड बना देंगे, हम पुल बना देंगे, हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, और इसमें से जो कमाई होगी तो वो दोनों आदमी शेयर कर लेंगे। बस ये है कि हम जो है डॉलर में आपसे व्यवहार नहीं करेंगे, युआन में कीजिए, लौटाना है तो युआन में लौटाइए, डॉलर को बीच से हटा दीजिए। तो आधी दुनिया से ट्रेड खुद चाइना ही करता है। तो इस लिहाज से डॉलर जो है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा। तो एक तो ये बात है कि मैं बताया कि मिलिट्री माइट में अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन इकोनॉमिकल माइट में अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है, वो कर्जदार है। और ये है कि चाइना जो है बहुत आगे निकल रहा है माशी लिहाज से। माशी लिहाज से जितना सेफ साइड चाइना है उतना सेफ साइड जो है अमेरिका ने, ये तो डोनाल्ड ट्रंप भी खुद भी बोल चुका है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये देखेंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है या नहीं, इसमें भी आप देखेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ये वेनेजुला तो इसका बैकयार्ड है, ग्रीनलैंड तो इसका बैक ये है। यहां पर अमेरिका कुछ कर ले रहा तो क्या मतलब है? इधर अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है, कौन आकर के इसको चैलेंज करेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है? लेकिन पहले के मुकाबले में 2001 के मुकाबले में, 2005 के मुकाबले में, कि दुनिया में किसी कोने में कोई चू नहीं कर सकता था। यहां तक कि अगर यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर आकर के कब्जा कर लिया तो 10 साल में भागने पर मजबूर कर दिया यूएसएसआर को। लेकिन अब देखेंगे कि मामला क्या हुआ कि रशिया ने यूक्रेन में घुस गया और अमेरिका चाह करके भी नहीं छुड़ा पाया। आपको क्या लगता है कि अमेरिका ताकत नहीं लगा रहा? पूरी ताकत लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, लेकिन जो बाइडेन तो लगाया ना 2 साल, 2022 में हमला हुआ ना, 2 साल तो डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन ने तो पूरी ताकत लगाया ना, लेकिन रशिया को तो नहीं हिला पाया। सैंक्शन लगाया, स्विफ्ट से निकाला, ये किया वो किया, लेकिन अमेरिका की हिम्मत तो नहीं हुई ना कि उसके जगह पे जाकर के जो है रशिया से लड़ ले। क्यों नहीं हथियार उठाया? सैंक्शन तक क्यों महदूद रहा? तो अब यकीनी बात है कि रशिया भी एक ताकत है कि उसके इलाके में जाकर के अमेरिका इतना आसानी से नहीं लड़ सकता। हाँ, यहां पर वो लड़ सकता है, समंदर में लड़ सकता है, अपने इलाके में लड़ सकता है, लेकिन रशिया के इलाके में जाकर के लड़ना तो आप देख ही लिए 4 साल से हो ही रहा। तो ये आप समझिए कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो है एक इलाका तो है जहां पर रशिया की बात चल रही है, अमेरिका की नहीं चल पा रही है। और इसी तरह अगर जो है ताइवान पर हमला होता है तो क्या अमेरिका बचा लेगा ताइवान को? तो अब तो बड़े बड़े जो है लोग कह रहे हैं कि अब तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस इलाके में अगर जो है लड़ाई हुई तो फिर जो है चाइना भारी पड़ सकता है। अब तो समझ जाइए कि अमेरिका की ताकत पर जापान को भरोसा नहीं हो पा रहा, साउथ कोरिया को भरोसा नहीं हो पा रहा, फिलीपीन को भरोसा नहीं हो पा रहा। जे जाए कि जो है ताइवान को भरोसा हो जाए। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का नहीं है
कि चाइना कह रहा है कि ठीक है, हम अपने इलाके को वेनेजुएला में तो नहीं बचा सकते क्योंकि वो तुम्हारा इलाका है, लेकिन हम अपने इलाके में आप तुमको टक्कर देने के काबिल बनते जा रहे हैं, तो 4 साल और इंतज़ार करो। तो इस लिहाज से धीरे धीरे वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड होता चला जा रहा है और जो है अमेरिका जो है उसकी सुपरमेसी जो है कमज़ोर होती चली जा रही है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो अब ये 2026 में तो ऐसे ही लग रहा है कि जो है ऐसा लग रहा है कि तीनों ने जो है आलमी गुंडा बन गया है, बांट लिया है। ये समझ जाइए कि अमेरिका जो है ग्रीनलैंड को ले लेगा, रशिया जो है यूक्रेन को ले लेगा, चाइना जो है ताइवान को ले लेगा। अब फिर ये इन्फ्लुएंस में ये कहेगा कि ये अमेरिका हमें दे दो, रशिया कहेगा यूरोप हमें दे दो, और चाइना कहेगा साउथ चाइना सी जो हमें दे दो। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को लग रहा है तो समझ जाइए कि यूरोप का लग रहा है। ये जो आवर वेस्टर्न सिविलाइजेशन करते रहते थे, इनकी कोई औकात ही नहीं रहेगी, ये बस खत्म। और इसी तरह इंडिया को भी प्रॉब्लम हो रहा है कि इंडिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है पाकिस्तान को लिफ्ट दे रहा, और इधर चाइना जो है दबाया जा रहा कि अरुणाचल वगैरह हमारा है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि सब लोग नाराज चल रहे हैं। नेपाल वाले नाराज़ हैं तो बांग्लादेश वाले नाराज़ हैं, तो पाकिस्तान तो नाराज़ है ही, तो चाइना तो नाराज़ है ही, मालदीव तो नाराज़ है ही, तो श्रीलंका भी नाराज़। तो जो है जो पड़ोसी छोटे ममालिक हैं वो भी नाराज़ है। बांग्लादेश देखिए कह रहा है कि अब हम क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप जो होने वाला है, पाकिस्तान नहीं आएगा। और जो बड़े बड़े मेजर पावर हैं, कल जो है डोनाल्ड ट्रंप जो मजाक उड़ाया है, तो वो तो पूरे हिंदुस्तान का मजाक उड़ गया। इस तरह से जो है निजी महफिल में हमसे दरख्वास्त करते हैं। एमेनुअल मैक्रोन का ऐसा मजाक उड़ाया है कि आपको हंसी आएगी कि क्या मामला किया भाई। तो ये दो ताकत जो है यूरोप और इंडिया के तो समझे कि एक लिहाज से वजूद ही को खतरा है। और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना को एक बड़ी ताकत समझ करके अब उसके घेराव बंदी ही छोड़ दिया कि जाने दो उसको, वो अपने इलाके में कुछ करे, हम अपने इलाके में देखते हैं। वरना आप जान लीजिए कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से पहले, या डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म में भी, जो बाइडन से फर्स्ट टर्म में भी, वो पूरी जो फॉरेन पॉलिसी चलती थी वो क्या, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, क्वाड वगैरह जो भी था, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, किस लिए था? वो चाइना को घेराव करने के लिए। ऑकस वगैरह किस लिए था? ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, सिर्फ चाइना के लिए था। लेकिन अब वो सब वाइंड अप कर दिया कि जाने दो, ये इलाका जो है, यानी वेस्टर्न हेमस्फीयर अमेरिका का, तो ईस्टर्न हेमस्फीयर चाइना का, जा ऊपर वाला जो है वो रशिया का। अब ये ग्रीनलैंड के ताल्लुक से जो इतना परेशान है वो मामला क्या आपको मालूम है? ये रशिया को आपको अभी तो समझिए उसका शिप पकड़ लिया है, तो बहुत ज़्यादा जो है उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। रशिया को इतना आसान नहीं है। फ्यूचर जो है वो ये रास्ता शॉर्टकट बनने वाला है, ये रास्ता यूरोप, इसमें जो है बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। आर्टिक ओशन जो है पूरा ये पूरा जो है, इसमें रशिया चाइना बहुत आगे निकल चुका है। बर्फ़ कटिंग जो है, शिप वगैरह जो है, मतलब 50 के करीब है रशिया के पास, और अमेरिका के पास है ही नहीं, 1-2 के अलावा। जिसकी वजह से कह रहा भाई ये ग्रीनलैंड तो हमेशा जो है कहीं पे जो है रशिया का जहाज नजर आता था, कहीं पे चाइना का आता है, हम लोग का कुछ नजर आता ही नहीं है। यहाँ पे खजाना ही खजाने हैं, खजाना। मिलिट्री बेस 50 के करीब बनाया है रशिया ने यहाँ पे, ये बात समझ लीजिए। अमेरिका का 1-2 है यहाँ पे बस, जिसकी वजह से इसकी हालत खराब है कि ये जो रूट वगैरह है, तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा है। सुइस कैनाल पे, तो ये बाबल मंदिर पे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो ये तो गड़बड़ ही रहने वाला। आप तो अब यही सेफ वाला रहेगा, या तो फिर इधर से जो है ऐसे आएगा और ऐसे, या फिर इधर से ऐसे। इसीलिए चाइना भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। नियर आर्टिक अपने आप को बोलता है कि मैं आर्टिक में तो नहीं हूँ लेकिन नियर आर्टिक में हूँ, तो इसके वजह से इस पे जो है लड़ा। इधर जो मिनरल वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। ये देखें, अब यह है कि सॉल्यूशन क्या है, अमेरिका को लगाम कौन दे सकता है? और ये जो डोनाल्ड ट्रंप मस्त हाथी के मानंद है, अगर अभी जो है
वेनेजुएला के शिप को हमला कर रहा था, कल होकर के ईरान का शुरू कर देगा, परसों रशिया का शुरू कर देगा, उसके बाद जो चाइना के शिप को हमला करना शुरू कर देगा, और फिर जो ग्रीनलैंड वगैरह को हथियार लेगा, तो ना यूरोप की कोई अहमियत रह जाएगी, ना कोई फ्री ही नहीं रह पाएगा। जो बात मानेगा ठीक है, नहीं तो फिर जो है जाओ। तो अब इस जो है मस्त हाथी को लगाम कौन देगा, कैसे दिया जा सकता है? तो मेरे हिसाब से जो है 4 बड़ी ताकतें हैं, अगर वो मिल जाएं हिम्मत करके तो फिर बिल्ली के गर्दन में घंटी डाला जा सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं वो आप बता सकते हैं, लेकिन आप मेरे हिसाब से जो है ये वक्त नाजुक है। अब जो है अलायंसेज जो है दोस्त दुश्मन बनेंगे, दुश्मन दोस्त बनेंगे, तो अलायंसेज जो बदलने होंगे तभी जाकर के ये होगा। क्योंकि ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का था, वो नेटो का था, वो धमकी दे रहे बेचारे के जो है अगर तुम इसको कब्जा है तो हम नेटो से निकल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा हम तो चाहते ही हैं कि निकल जाए, नेटो टूट जाए, हम कब कह रहे हैं कि जो है नेटो रहे। तो अब एक ही मौका है, एक तो यह है कि यूरोपियन यूनियन EU और ब्रिक्स BRICS ये दोनों जो है मिल जाए। ब्रिक्स में आप जानते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये और ये यूरोपियन यूनियन, ये दोनों अगर मिल जाए तो फिर अमेरिका को लगाम दे सकते हैं, और नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। और अगर ये और भी मजबूत 2 और ताकत को जोड़ लेते हैं तो फिर और भी हो जाएगा। इसमें से प्लस जो है अफ्रीकन यूनियन को भी जो मिला ले, AU को मिला ले, अफ्रीकन यूनियन AU को, और अगर यहाँ पर जो है आसियान को भी मिला ले, ये चारों ताकतें मिला दें कि नहीं दुनिया के हर ममालिक को रूल ऑफ लॉ फॉलो ही करना होगा, तो फिर अमेरिका को लगाम दिया जा सकता है। और नहीं तो फिर जो है कियोस की रेट हुई है, और फिर जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाइए। फिर हर मुल्क को जो है एक ना एक साइड लेना पड़ेगा, एक ना एक बड़ी ताकत के दामन में जाना पड़ेगा, और अपना सॉवरेंटी को जो है दांव पे लगाना पड़ेगा कि आप बचा सकते हो। फिर कुछ लोग जो है चाइना की गोद में जाएंगे, कुछ रशिया के, कुछ अमेरिका के, कुछ कहीं कुछ कहीं। तो इससे बेहतर है कि ये जो कायदा कानून चल रहा था वो ठीक था। अब अगर ये करना है तो यूरोपियन यूनियन को, इमैनुअल मैक्रोन को, फ्रेडरिक मर्ज को, इनको जो है ब्रिक्स से जो है ताल्लुकात मजबूत करने होंगे। क्योंकि ये समझिए कि ये ताकत के नशे में आ गया ये, और अंपायर जो है ऐसे ही रहता है, जब उसको खर्चा नहीं मिलता है ना तो वो पागल हो जाता है। तो ये पागल हो गया है, खर्चा इसको हो नहीं पा रहा, कोई काम नहीं कर पा रहे, खा खा करके मोटे हो गए। ये जितनी भी तरक्की अभी आपको दिख रही है, ये सब बाहर से लोग गए हुए हैं, ज़हीन लोग, वो जो है काम कर कर करके जो है कुछ पैसा आ जा रहा है। अमेरिकन लोगों में अब सलाहियत नहीं रहे, वो मैथ्स पर समझने की सलाहियत कहाँ से रहे, तो चे जाए कि पूरी दुनिया को जो है ये करे। तो देखिए क्या होता है। तो ये मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।